आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी। चैप्टर 3 चल रहा है अभी तक। चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स। और आज किसके बारे में बात करेंगे? आर्टिकल 15 के बारे में तो ऑलमोस्ट बात कर चुके थे पिछले लेक्चर में। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और रिजर्वेशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पार्ट 2। पार्ट वन में हमने क्या कर रखा था, पहले ही बात कर रखा था। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। ठीक है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देखिए, कहने का मतलब है, आर्टिकल 16 का यह मतलब है कि अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या हो, अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी हो। अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी हो। अब अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी कैसे हो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में? अब कहने का मतलब है, अब अगर इसमें आर्टिकल 16 नहीं लिखा जाता या आर्टिकल 16 में अगर ये नहीं दिया जाता तो इसमें क्या होता कि जो हायर ग्रेड का नौकरी है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इन सब, ग्रुप ए, ग्रुप बी, इन सब में क्या होगा, इन सब में हायर क्लास लोग होंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी जब नहीं मिलेगा तो जो लोअर क्लास के लोग हैं वो ऊपर तक जा ही नहीं पाएंगे। अब कहने का मतलब है कि अब जो भी नीचे वाले जो भी प्रमोशन से बनते हैं, जो भी चीज़ें जहाँ पर भी प्रमोशन होती है, अब अगर इक्वालिटी नहीं रहेगा तो नीचे वाले लोअर कास्ट के लोगों को तो ऊपर भेजा ही नहीं जाएगा, उसको तो प्रमोशन दिया ही नहीं जाएगा। इसलिए बी आर अम्बेडकर ने क्या किया, बी आर अम्बेडकर सर ने क्या किया कि वहाँ पर क्या कर दिया, आर्टिकल 16 लिख दिया, जिसमें कि क्या कर दिया, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या कर दिया, अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी कर दिया कि जो भी अपॉर्चुनिटी होगा उसमें आपको भी इक्वल का हिस्सेदारी मिलेगा। मीन्स आप जो भी नौकरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपको वहाँ पर जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसमें आप बराबर के हिस्सेदार हैं, बराबर के पार्टिसिपेशन में आप हिस्सेदार हैं, बराबर से आप क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ये किसके ग्राउंड्स पे बेस करेगा, ये किस ग्राउंड पे इक्वालिटी को बेस करेगा? जैसे कि रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ डिसेंट, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, इन सब के बेसिस पे क्या होगा, इन सब के बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगा अपॉर्चुनिटी में। मीन्स आप किसी भी रिलीजन से हैं, आपको सेम अपॉर्चुनिटी है। किसी भी रेस से हैं, किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी सेक्स से हैं, तो आपको क्या मिलेगा, सेम इक्वालिटी मिलेगा अपॉर्चुनिटी का। आप कहीं से भी आ रहे हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ डिसेंट, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आप कहीं से भी आ रहे हैं, कहीं भी आपका रेसिडेंस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा या आपको अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी नहीं मिलेगा। आर्टिकल 16 किसके ऊपर बात करता है? आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स। इट अप्लाइज ओनली टू सिटीजन्स। ये सिर्फ सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई होता है, ये नॉन सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता। और ये मेनली किसके ऊपर बात करता है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 बात करता है आपका अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब। मीन्स गवर्नमेंट जॉब में क्या हो, अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी हो। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट जॉब में किसी को प्रमोशन मिल रहा है तो उसमें सब रिलीजन्स को मिलना चाहिए, और उस जॉब में जो भी रिलीजन्स है सब रिलीजन्स को मिलना चाहिए, सारे रेस को मिलना चाहिए, सारे कास्ट को मिलना चाहिए, सारे सेक्स को मिलना चाहिए, सारे जो भी प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ से भी वो आ रहे हैं उन सबको मिलना चाहिए। या कहने का मतलब ये है कि आप किसी को भेदभाव नहीं कर सकते, आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते कि हाँ इसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। आप एक्सपीरियंस के आधार पे दे सकते हैं, वो ठीक बात है, लेकिन आप किसी कास्ट के बेसिस पे नहीं दे सकते अपॉर्चुनिटी, आप किसी रेस के बेसिस पे नहीं दे सकते, किसी सेक्स के बेसिस पे नहीं दे सकते अपॉर्चुनिटी। ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेंट एंड प्लेसेस ऑफ रेसिडेंस कम अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 2। अब देखिए, अब यहीं पे बात क्या हो गया, अब यहीं पे बात हो गया प्लेस ऑफ रेसिडेंस और प्लेस ऑफ रेसिडेंस और on the grounds of descent and place of descent place of residence। मीन्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या करता है, ये किसके अंदर आता है? अगर जो आपको अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी किस बेसिस पे लेना है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस और ग्राउंड ऑफ और प्लेस ऑफ डिसेंट के बेसिस पे, तो वो किसके अंदर आता है? आर्टिकल 16 क्लॉज 2 के अंदर। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्या कहता है? आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब आपको अगर रेसिडेंस के बेसिस पे, प्लेस ऑफ रेसिडेंस और प्लेस ऑफ डिसेंट के बेसिस पे अगर मिल रहा है अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो वो किसके अंदर फॉल करता है? वो किसके अंदर आता है? वो आता है आपका आर्टिकल 16 क्लॉज 2 के अंदर।
अब देखते हैं अंडर आर्टिकल 15 रिजर्वेशन कैन बी गिवन ऑन द ग्राउंड ऑफ डोमिसाइल एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस। आर्टिकल 15 क्या बात करता है? आर्टिकल 15 किस किस बारे में बात करता है? अंडर आर्टिकल 15 रिजर्वेशन कैन बी गिवन, रिजर्वेशन दे सकते हैं किसके बेसिस पे? ऑन द ग्राउंड ऑफ डोमिसाइल एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस। किसके बेसिस पे? डोमिसाइल और प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेसिस पे क्या कर सकते हैं हम? रिजर्वेशन दे सकते हैं। रेसिडेंस वर्सेस डोमिसाइल वर्सेस डिसेंट। अब देखते हैं रेसिडेंस क्या है, डोमिसाइल क्या है और डिसेंट क्या है। रेसिडेंस इज वेयर यू एक्चुअली लिव। रेसिडेंस का मतलब है कि हम जहाँ हकीकत में रह रहे हैं वो रेसिडेंस है। डोमिसाइल कहाँ है? जहाँ हम इंटेंड करते हैं रहना, कि हाँ हम वहाँ रहना चाहते हैं, तो वो डोमिसाइल है। या जहाँ हम अभी क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, वो रेसिडेंस है। डोमिसाइल का क्या मतलब है? डोमिसाइल का मतलब है कि हम जहाँ इंटेंड टू लिव करना चाहते हैं, मीन्स जहाँ हमारा इंटेंशन है कि हम वहाँ रहेंगे, ठीक है, ये डोमिसाइल कहलाता है। डिसेंट कहता है, डिसेंट इज योर फैमिली प्लेस और योर प्लेस ऑफ बर्थ। डिसेंट क्या कहता है? डिसेंट कहता है कि ये आपका फैमिली प्लेस है जहाँ आपके फादर ने बर्थ लिया था, या फिर योर प्लेस ऑफ बर्थ मतलब आपका प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। ये हो गया आपका रेसिडेंस, डोमिसाइल और डिसेंट में अंतर, ठीक है। उसके बाद टर्म्स आते हैं कैपिटेशन फी, डोनेशन और मैनेजमेंट कोटा। हमने बात करा ना अभी कि हाँ क्या कर सकते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, डोनेशंस नहीं ले सकते, और मैनेजमेंट कोटा में हम क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अभी हमारे हमारे साथ भी होता है कि हमारे कॉलेज में भी क्या होता है, आपने देखा होगा आपके कॉलेज में भी कुछ कोटा होता होगा जो मैनेजमेंट कोटा है, कुछ कोटा तो गवर्नमेंट कोटा है, लेकिन कुछ कोटा जो है वो क्या है, वो मैनेजमेंट कोटा है। इसलिए हम इस टर्म्स को एक बार समझ लेते हैं। कैपिटेशन फी क्या है? कैपिटेशन फी है ऑफन रेफर्स टू एन इलीगल और अनऑफिशियल चार्ज टेकन बाय सम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन एक्सचेंज फॉर एडमिशन। कैपिटेशन फी का मतलब है कि ये क्या करता है, ये इलीगल और अनऑफिशियल चार्ज है जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लेता है इन एक्सचेंज फॉर एडमिशन। एडमिशन के बदले में क्या करता है, वो अनऑफिशियली क्या करता है, कुछ चीज़ों को चार्ज करता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ये कुछ चीज़ों को कुछ चार्ज करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटेशन फी। डोनेशन क्या है? दिस सिम्स टू बी लिंक टू कैपिटेशन फी। ये क्या देखने को लगता है, इसको देखने से क्या लगता है, ये किसके ऊपर लिंक्ड होगा, ये लिंक्ड होगा कैपिटेशन फी के ऊपर। इम्प्लाइंग दैट डोनेशन आर ऑफन ए वे इंस्टीट्यूशन कलेक्ट सच फी। मीन्स डोनेशन ये क्या इम्प्लाई करता है कि डोनेशन भी क्या कर सकते हैं, उसी तरीके से इंस्टीट्यूशन में लिए जाते हैं, इस फ़ी को उसी तरीके से इंस्टीट्यूशन में लिए जाते हैं जैसे कि कैपिटेशन फ़ी को लेते हैं। अब आता है मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा का मतलब क्या है? मैनेजमेंट कोटा का मतलब है ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। कुछ इंस्टीट्यूशन में सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट आर रिजर्व्ड। कुछ इंस्टीट्यूशन में, कुछ संस्थान में क्या किया गया है, कुछ सीट को क्या किया गया है, रिजर्व किया गया है। अलाउइंग एडमिशन आउटसाइड द स्टैंडर्ड मेरिट बेस्ड सिस्टम, ताकि क्या हो सके, एडमिशन अलाउ हो सके, एडमिशन आउटसाइड द स्टैंडर्ड मेरिट बेस्ड सिस्टम, ताकि क्या हो सके, एडमिशन हो सके किसके बेस पे, मेरिट बेस्ड सिस्टम के बेसिस पे क्या हो सके, एडमिशन हो सके। ऑफन इन्वॉल्विंग डोनेशन, ताकि वहाँ पर कभी कभी क्या होता है, डोनेशन भी इन्वॉल्व होता है। इसी को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट कोटा बोलते हैं। ये तीनों बात समझ आ गई। कैपिटेशन फी क्या है? कैपिटेशन फी अनऑफिशियली और इलीगल चार्ज है जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चार्ज करता है। डोनेशन क्या है? ये कैपिटेशन फीस से ही लिंक होता है, ताकि क्या हो सके, ये भी एक तरीका है, डोनेशन लेने का एक तरीका है इंस्टीट्यूशन का। उसके बाद मैनेजमेंट कोटा क्या है? मैनेजमेंट कोटा क्या है? मैनेजमेंट कोटा है ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। कुछ परसेंट सीट का प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रखा जाता है, रिजर्व रखा जाता है इस कैटेगरी के अंदर। हमने बताया था ना, हमने देखा कि रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर मैनेजमेंट कोटा के अंदर भी क्या कर दिया गया है, कुछ सीटों को रखा गया है, कुछ सीटों को रिजर्वेशन कोटा के अंदर भी रखा गया है, ताकि क्या हो सके हम उस बेसिस पे, मैनेजमेंट कोटा के बेसिस पे क्या कर सके, एडमिशन ले सके, ठीक है। अब आर्टिकल 16 क्या है? अभी हमने देखा आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मीन्स रिजर्वेशन देते हैं कहाँ पर, द आइडिया ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पर्टेन्स टू इक्वलिटी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ फ्रॉम कार्डल टू ग्रेव। कहने का मतलब है ये आइडिया इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि इक्वलिटी आपको कहाँ से मिलना चाहिए, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, मीन्स फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, मीन्स जब से आपका जन्म हुआ है और जब तक आप मर नहीं जाते तब तक क्या होना चाहिए,
तब तक इक्वालिटी मिलना चाहिए या इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर के अनुसार आर्टिकल 16 इंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू डेथ। मीन्स ये क्या इंश्योर करता है कि एक इंडिविजुअल का प्रोटेक्शन हो रहा है कहाँ से, फ्रॉम बर्थ टू डेट, एंड द पर्सन हैज प्रोटेक्शन इन एसेस टू जॉब। मीन्स इसके बाद क्या है, इसके बाद पर्सन के पास क्या है कि आपको कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन मिलेगा, एसेस टू जॉब, जॉब को एसेस करने में, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफ़र शुड बी फेयर इन नेचर। मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई जनरल है उसको कुछ काम आता नहीं है उसको प्रमोशन दे दिए, और SC ST है या रिजर्वेशन है उसको काम आता है उसको प्रमोशन नहीं दिए, किस बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, तो ये नहीं चलेगा। ये कहने का मतलब है कि आप प्रमोशन ट्रांसफ़र किस बेसिस पे कर सकते हैं, आप उसके क्वालिटी के बेसिस पे कर सकते हैं। और यही चीज़ क्या दर्शाता है, अपॉर्चुनिटी इन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। मीन्स अपॉर्चुनिटी में आपको क्या मिल रहा है, इक्वलिटी मिल रहा है। तो ये शुरू से कहाँ से होना चाहिए, मीन्स जन्म से लेकर के डेथ तक का ये प्रोडक्शन हो गया कि आपको हर जगह पर इक्वलिटी मिलेगा, जॉब को एसेस करने में इक्वलिटी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी मिलेगा, आपके जो भी ट्रांसफ़र होंगे, प्रमोशंस होंगे, वो क्या होंगे, फेयर होंगे। राइट अपॉर्चुनिटी फॉर फेयर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। मीन्स राइट अपॉर्चुनिटी मिलेगा ताकि आप क्या कर सके, अपना पर्सनालिटी को अच्छी तरीके से या फेयर डेवलपमेंट कर सके अपना पर्सनालिटी का। प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, प्रमोशन और ट्रांसफ़र मिलते रहेगा। ठीक है, ये बात हो गया आर्टिकल 16 का। अब आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्या कहता है, आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्या कहता है, आर्टिकल 16 क्लॉज 1 का कहने का मतलब है देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। मीन्स क्या होना चाहिए, आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्या कहता है, देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट से जो भी रिलेटेड मैटर है उसमें सभी सिटीजन्स को क्या मिलना चाहिए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। सभी सिटीजन्स को क्या मिलना चाहिए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। मीन्स कोई भी ऑफिस हो, कोई भी अपॉइंटमेंट हो, उसमें क्या मिलना चाहिए, सारे सिटीजन्स को क्या मिलना चाहिए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का इक्वलिटी मिलना चाहिए। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट एफर्मेटिव एक्शन। ये किसके बारे में बात करता है, एफर्मेटिव एक्शन के बारे में बात करता है। विच डायरेक्ट स्टेट टू प्रोवाइड इक्वल एक्सेस टू जॉब, जो कि स्टेट को ये डायरेक्शन देता है कि आप क्या कर सकें, आप क्या कर सकें, इक्वल एक्सेस दे सकें जॉब के लिए। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कोई इंस्टीट्यूशन में कि हाँ वो सिर्फ जनरल को ही ले रहा है, कोई SC ST को नहीं ले रहा, या कोई रिजर्वेशन को नहीं ले रहा, ऐसा भी तो हो सकता है कोई। तो इसमें फिर रिजर्वेशन का मतलब क्या हुआ, आप जब जॉब में रिजर्वेशन दे ही नहीं रहे या फिर जॉब में आप इक्वलिटी दे ही नहीं रहे, फिर रिजर्वेशन का क्या मतलब है। इसलिए BR अम्बेडकर ने क्या किया, आर्टिकल 16 लाया। आर्टिकल 16 में क्या हुआ, आर्टिकल 16 में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एम्प्लॉयमेंट में कर दिया। एफर्मेटिव एक्शन क्या है, अब एफर्मेटिव एक्शन क्या है, एफर्मेटिव एक्शन का मतलब है रेफर्स टू स्टेट ड्राइवन पॉलिसी दैट एक्नॉलेज सोशल इनइक्वालिटीज एंड इम्प्लीमेंट मेजर्स टू रिड्यूस देम। एफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या है, ये कौन ड्राइव करता है, ये ड्राइव करता है स्टेट। ये स्टेट ड्राइवन पॉलिसी है जिसमें कि क्या बात करता है, जिसमें कि दैट एक्नॉलेज्ड सोशल इनइक्वालिटीज, वो किसको एक्नॉलेज करता है, सोशल इनइक्वालिटीज को एक्नॉलेज करता है, और क्या इम्प्लीमेंट करता है, यानी इम्प्लीमेंट मेजर्स टू रिड्यूस देम, ताकि वो क्या करता है। मीन्स देखिए, सबसे पहले उन्होंने पहचाना कि सोशल में क्या इनइक्वालिटीज़ है, समाज में क्या इनइक्वालिटीज़ है, उसके बाद क्या कुछ मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया ताकि उसको क्या कर सके, जो सोशल इनइक्वालिटीज़ है उसको रिड्यूस कर सकें। सच एज रिजर्वेशन, जैसे कि हम क्या किसके ऊपर बात करते हैं, रिजर्वेशन के ऊपर बात करते हैं। एंड स्पेशल प्रोविज़न फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप, ताकि क्या हो सके, स्पेशल प्रोविज़न हम दे सकते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप को। ताकि सिंपल सी बात है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं कि हमारा जो भी सोसाइटी है वो हर जगह से अपलिफ्ट हो। मीन्स ऐसा नहीं है कि जॉब उसको मिल गया, अब जॉब में उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्या डिस्क्रिमिनेशन, उसको ना तो प्रमोशन मिल रहा है, ना उसको ट्रांसफ़र मिल रहा है, ना उसकी सैलरी इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो एफर्मेटिव एक्शन लिया जाएगा ताकि क्या हो सके, वो क्लास, वो ग्रुप ऑफ पीपल क्या हो सके, अपलिफ्ट हो सके, वो ग्रुप ऑफ पीपल ऊपर की तरफ उठ सके। ठीक है, यही है एफर्मेटिव एक्शन। ये क्या करता है, एफर्मेटिव एक्शन क्या करता है कि वो स्टेट ड्राइवन पॉलिसी, ये वो कौन ड्राइव करता है, वो स्टेट ड्राइव करता है, और उसको देता है जो कि सोसाइटी में इनइक्वल है। मीन्स और उसको अपलिफ्ट करने के लिए क्या करता है, कुछ मेजर्स को इम्प्लीमेंट करता है ताकि
कुछ स्पेशल प्रोविजन देता है, कुछ रिजर्वेशन देता है, ताकि जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप है, जो भी डिसएडवांस्ड ग्रुप है, उसको क्या कर सकें, हम अपलिफ्ट कर सकें। हाउएवर दिस पॉलिसी कैन समटाइम्स रिजल्ट इन रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। कभी कभार क्या होता है कि ये पॉलिसी क्या करता है, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन करता है। अब रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन क्या है, वेयर इंडिविजुअल फ्रॉम नॉन बेनिफिशियरी ग्रुप्स फील अनफेयरली ट्रीटेड। यहाँ पर देखिए, अब रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है। अब देखिए, अब किसी को रिजर्वेशन मिल रहा है और किसी को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, जिसको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है वो तो उसको तो लगेगा ही ना कि हमारे साथ अनफेयर हुआ है, हमारे साथ क्या हुआ है, अनुचित हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको रिजर्वेशन नहीं मिला है। इसी को बोलते हैं हम लोग रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन क्या है? इट अकर्स व्हेन पॉलिसीज मीन टू अपलिफ्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी लेड टू परसिव्ड अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ अदर ग्रुप। इसका कहने का मतलब, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का कहने का मतलब है कि जब पॉलिसी क्या होता है कि एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने की बात आती है। पॉलिसी किसके लिए है? पॉलिसी है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए। लीड टू परसिव्ड अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ अदर ग्रुप्स। इसके कारण क्या होता है, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है वो तो फायदे में है, उसको तो हर चीज़ मिल रहा है, लेकिन जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप नहीं है या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी नहीं है, जो जनरल में है, उसको तो लगेगा ना कि हाँ मेरे साथ अनफेयर हो रहा है। अब मान लिया जाए किसी को जॉब 105 पर भी, 105 कट ऑफ पर भी नहीं मिला, ठीक है, और किसी को जॉब 90 या 85 पर मिल गया, तो जिसको 95 या 90 या 85 पर मिल गया जॉब, उसको तो लगेगा ना मेरे साथ अनफेयर हुआ है। और जो 105 पे जिसको नहीं मिला, जिसको 105 पर भी नहीं मिला, वो तो बोलेगा ना कि हाँ मेरे साथ अनफेयर हुआ है। और जिसको 90 से 85 पर भी मिल गया, वो तो खुश है कि हाँ हमें तो मिल ही गया जॉब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए मोर क्वालिफाइड कैंडिडेट इज डिनाइड एज अपॉर्चुनिटी ड्यू टू रिजर्वेशन पॉलिसी फेवरिंग ए लेस क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम ए रिजर्व कैटेगरी, इट इज ऑफन लेबल्ड एज रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, अभी हम इसी चीज़ की बात कर रहे थे कि जो मोर क्वालिफाइड कैंडिडेट है उसको डिनाइड कर दिया गया, किसके बेसिस पे? रिजर्वेशन पॉलिसी के बेसिस पे, और उसको फेवर कर दिया गया जो लेस क्वालिफाइड कैंडिडेट है इन रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी में जो लेस क्वालिफाइड कैंडिडेट है उसको ऑफर कर दिया गया जॉब, और जो मोर क्वालिफाइड ग्रुप है उसको ऑफर नहीं कर दिया गया, उसको डिनाई कर दिया गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको लेबल करते हैं हम लोग क्या? रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन में। अब आता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू पॉलिसीज लाइक रिजर्वेशन, कोटास एंड स्पेशल प्रोविजन डिजाइन टू अपलिफ्ट डिसएडवांटेज। ये है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का कहने का मतलब है कि ये क्या करता है, ये पॉलिसी को रेफर्स करता है, जैसे रिजर्वेशन हो गया, कोटा हो गया, स्पेशल प्रोविजन हो गया, ताकि क्या हो सके, डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ को क्या कर सकें हम लोग, डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ को क्या कर सकें, अपलिफ्ट कर सके। ये है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप है उसको हम क्या कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं। कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं? उसको रिजर्वेशन दे करके, उसको कोटा दे करके, उसको स्पेशल प्रोविजन दे करके। वाइल पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज ए की पार्ट ऑफ एफर्मेटिव एक्शन। जबकि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है, एक की पार्ट है एफर्मेटिव एक्शन। हमने एफर्मेटिव एक्शन में क्या बात किया था? हमने एफर्मेटिव एक्शन में भी बात किया था कि हम क्या कर सकते हैं, हम जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उसको क्या करना है, उसको अपलिफ्ट करना है। इट्स गोल इज टू क्रिएट इक्विटी रेदर देन अनफेयर एडवांटेज। मीन्स इसका गोल क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का क्या गोल है? ये इक्विटी को क्रिएट करना चाहता है, ना कि अनफेयर एडवांटेज देना चाहता है। अनफेयर एडवांटेज देना चाहता है किसी को। ये क्या करना चाहता है, ये जो भी सोसाइटी में इक्वल और अनइक्वल की बातें होती है उसके ऊपर भी बात करना चाहता है। इट्स गोल इज टू क्रिएट इक्विटी। वो इक्विटी के ऊपर बात करना चाहता है, ना कि अनफेयर एडवांटेज, ना कि किसके ऊपर, अनफेयर एडवांटेज के ऊपर बात करता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 16 क्लॉज 2 के बाद। अब आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या कहता है? इट इज़ ए नेगेटिव राइट। ये नेगेटिव राइट है। नेगेटिव राइट क्या है? दैट डज नॉट अलाउ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सेवरल ग्राउंड। मीन्स बहुत सारे ग्राउंड पे क्या करता है, ये डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ नहीं करता। जैसे रिलीजन्स, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और प्लेस ऑफ रेसिडेंस। मीन्स इसके ऊपर पे, इसके बेस पे क्या करता है, वो अलाउ नहीं करता डिस्क्रिमिनेशन। मीन्स इसके ऊपर भेदभाव नहीं करता। डिफरेंस बिटवीन 15 क्लॉज 1 एंड 16 क्लॉज 2। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या कहता है? रिजर्वेशन अलाउ। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या बोलता है कि रिजर्वेशन अलाउ हो गया। रिजर्वेशन कैन बी गिवन बेस्ड ऑन डोमिसाइल या प्लेस ऑफ रेसिडेंस। रिजर्वेशन किसके ऊपर बेस्ड है?
रिजर्वेशन हम कैसे दे सकते हैं? बेस्ड ऑन डोमिसाइल या प्लेस ऑफ रेसिडेंस। डोमिसाइल या प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेस के हम क्या कर सकते हैं? बेस बना करके रिजर्वेशन दे सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट इन द केस ऑफ एजुकेशन एंड अदर पब्लिक सर्विसेज एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट द गवर्नमेंट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर पीपल बेस्ड ऑन देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस। मीन्स क्या है? इसका मतलब क्या है कि इन केस ऑफ एजुकेशन एंड अदर पब्लिक सर्विसेज, किस केस में? एजुकेशन और अदर पब्लिक सर्विस के केस में एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट के आधार पे द गवर्नमेंट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर पीपल बेस्ड ऑन देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस। मीन्स प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेस्ड के ऊपर क्या कर सकता है? एक स्पेशल प्रोविजन बना सकता है गवर्नमेंट। इसका मतलब देखिए, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ एजुकेशन और अदर पब्लिक सर्विस, एजुकेशन और अदर पब्लिक सर्विस में क्या हो सकता है? गवर्नमेंट के पास ये अलाउ है या फिर ये कर सकता है गवर्नमेंट की स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। किसके बेस्ड पे? फॉर पीपल बेस्ड ऑन देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस। प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेस पे क्या कर सकता है गवर्नमेंट? स्पेशल। देखिए, अब कहने का मतलब है कि हम अगर क्या करें, हम अगर यहाँ से चले जाएं महाराष्ट्र, चले जाएं गुजरात, वो कभी हमें मना नहीं करेगा, वो हमें एम्प्लॉयमेंट के लिए कभी मना नहीं करेगा। लेकिन उसमें क्या है? उसमें एक क्राइटेरिया ये होगा कि आपको क्या आना चाहिए? आपको मराठी आना चाहिए, आपको ये गुजरात में गुजराती आनी चाहिए। ताकि क्या हो? ताकि हमारा क्या हो? ताकि हमारा इंटरेक्शन हो सके लोकल पीपल से। अब जो जिसके पास ज़्यादा फील्ड वर्क है, जिसको ज़्यादा फील्ड वर्क करना है, उसके साथ क्या होगा? उसके साथ उसको अब मराठी आता नहीं है, और जो वहाँ के लोकल लोग हैं उसको हिंदी नहीं आती। सपोज दैट, इसको मान ले जाए इसे, जैसे गुजरात में है, गुजराती लोकल लैंग्वेज है, तो मैक्सिमम लोगों को गुजराती आती है, हिंदी बहुत कम लोगों को आती है, आती भी तो टूटी फूटी आती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेस पे क्या कर सकता है स्टेट क्या कर सकता है? प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेस पे कि एक स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है। आपको मना ही नहीं है, आपको बिल्कुल मना ही नहीं है कि आप अगर बिहार से हैं, या आप अगर राजस्थान से हैं, या आप अगर हरियाणा से हैं, तो आप कहीं पर भी जाकर के अपना एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते। ये एम्प्लॉयमेंट आप ले सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए? लेकिन क्या है? वहाँ के लोकल भाषा आपको आना चाहिए। तो ये एक स्पेशल प्रोविज़न है गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर गवर्नमेंट को अलाउ है कि आप कोई स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं। किसके बेसिस पे? ऑन देयर प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेसिस पर क्या कर सकते हैं? स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं। अब आता है आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में, रिजर्वेशन नॉट अलाउड। रिजर्वेशन यहाँ पर अलाउ नहीं है। कहाँ पर रिजर्वेशन अलाउ नहीं है? रिजर्वेशन कैन नॉट बी गिवन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन डोमिसाइल और प्लेस ऑफ बर्थ। मीन्स डोमिसाइल और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर अकॉर्डिंग क्या कर सकता है? रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। रिजर्वेशन कैन नॉट बी गिवन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। किसके बेस्ड पे? डोमिसाइल और प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेस पे। दिस मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन गवर्नमेंट जब बेस्ड ऑन वेयर ए पर्सन इज बॉर्न और लिव्स। किसका कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट प्रोहिबिट कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन। किसके बेस पे? वेयर ए पर्सन इज बॉर्न और लिव्स। कहाँ पर पर्सन, आप जहाँ पर भी रह रहे हैं, आप मान लीजिए हरियाणा रह रहे हैं, आप मान लीजिए बिहार रह रहे हैं, आप वहाँ से कहीं भी जाकर के जॉब कर सकते हैं, आपको कोई मनाही नहीं है, या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा गवर्नमेंट जॉब में। आप ऐसा नहीं है कि आप अगर बिहार से हैं तो आप तमिलनाडु जाकर के गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें यही कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? दिस मीन्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन। मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट कर रहा है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप तमिलनाडु जाकर के जॉब नहीं कर सकते, आप जॉब कर सकते तमिलनाडु जाकर के। हाउएवर आर्टिकल 16 क्लॉज 3 क्या क्रिएट करना चाहता है? आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्रिएट्स एन एक्सेप्शंस। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है, allowing parliament to make law providing employment reservation for certain state based on residence। मीन्स एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है आर्टिकल 16 क्लॉज 3 ये क्या करता है? एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है, और पार्लियामेंट को ये अलाउ करता है कि आप क्या कर सकते हैं? एक लॉ बना सकते हैं, ताकि जिससे क्या प्रोवाइड हो? मेक्स लॉज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशंस फॉर सर्टेन स्टेट बेस्ड ऑन रेसिडेंस। मीन्स रेसिडेंस के बेस पे आप क्या कर सकते हैं? सर्टेन स्टेट में आप क्या कर सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। मीन्स एक एक्सेप्शन क्रिएट हो गया आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में। आप क्या कर सकते हैं? किसी रेसिडेंस के बेस के ऊपर, रेसिडेंस के बेस के ऊपर आप क्या कर सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दे सकते हैं। इसके ऊपर आप कानून बना सकते हैं। उत्तराखंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल स्टेट आर मेंशन्ड एज एक्सेप्शंस ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज
2, आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में क्या लिखा गया है, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल स्टेट में ये एक्सेप्शन को मेंशन किया गया। क्योंकि उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में मेनली पहाड़ी इलाका है। अब पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर तो ना तो ज़्यादा इंडस्ट्री है, ना तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कुछ जगह पे क्या कर दिया है, एक रिजर्वेशन, एक एक्सेप्शन बना दिया है कि हम क्या करेंगे, हम उत्तराखंड के लोगों को ही कुछ जगह पे जॉब दे सकेंगे, ताकि क्या हो सके, हमारे स्टेट में रोजगार बनी रहे। ठीक है, तो ये बातें होती है उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्टर्न की, ये सारी बातें होती है। दिस मीन्स दैट दिस स्टेट हैव स्पेशल प्रोविजन। इसका कहने का मतलब है इस स्टेट के पास क्या है, स्पेशल प्रोविजन है। किसके लिए? फॉर डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन। मीन्स जो जिसके पास वहाँ के डोमिसाइल है उसी के लिए स्पेशल प्रोविजन है एम्प्लॉयमेंट में, पॉसिबली अंडर आर्टिकल 371 और स्पेशल लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। ये किसके ऊपर पॉसिबल हो सकता है? आर्टिकल 371 और स्पेशल लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, जो स्पेशल लॉ पार्लियामेंट ने बनाया था उसके ऊपर भी ये बेस्ड हो सकता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि आर्टिकल 16 क्लॉज 3 क्या कहता है? आर्टिकल 16 क्लॉज 3 कहता है आप एक स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं ताकि आप उसमें रिजर्वेशन दे सकते हैं अपने डोमिसाइल के लोगों को। जहाँ पर कि एक्सेप्शन में कौन कौन आ गया? उत्तराखंड आ गया और नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल ग्रुप, जहाँ पर कि एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। जब एम्प्लॉयमेंट कम है वहाँ तो कहने का मतलब है कि वहाँ पर भी तो लोगों को चाहिए, वहाँ पर भी लोगों को जॉब चाहिए। अब अगर हम उसको भी अगर नेचुरल चीज़ों में या फिर नॉर्मल में गिन लें तो वहाँ पर लोगों को क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलना थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, हर जगह से लोग आएंगे जॉब के लिए। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर एक स्पेशल प्रोविज़न बना दिया गया है। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 क्या कहता है? आर्टिकल 16 क्लॉज 3 कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग रिगार्डिंग ए क्लास और क्लासेस ऑफ employment or appointment of an office under the government of any local or other authority within a state or union territory. Any requirement as the residence within that state or union territory before such employment or appointment. आर्टिकल 16 क्लॉज 3 ये कहना चाहता है इतनी बातों की सबसे 100 बातों की एक बात ये हो गई कि क्या करना चाहता है कि स्टेट क्या कर सकता है या पार्लियामेंट क्या कर सकता है, कोई भी लॉ बना सकता है ताकि वहाँ पर फॉर अपॉइंटमेंट इन द गवर्नमेंट सर्विस, सरकारी नौकरी में क्या हो सकता है, पार्लियामेंट क्या बना सकता है, कोई लॉ बना सकता है ताकि वहाँ पर क्या हो, द स्टेट गवर्नमेंट कैन आल्सो मेक लॉ फॉर देयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मीन्स अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, मीन्स अपने स्टेट में रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए क्या कर सकता है, कोई भी नियम बना सकता है। ये पार्लियामेंट को हक है और कोई भी आर्टिकल इन चीज़ों को पार्लियामेंट से छीन नहीं सकता। वो अपने क्लास के अकॉर्डिंग, अपने प्रिस्क्राइबिंग के अकॉर्डिंग, अपने एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग, अपने अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, वो अपना नियम बना सकता है। अपना उसका जो पार्लियामेंट है, स्टेट पार्लियामेंट जो है, वो पार्लियामेंट क्या कर सकता है, अपना नियम बना सकता है अपने स्टेट को लेकर के। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 4। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या कहता है? आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का कहने का मतलब है नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग any provision for the reservation of appointment or post in favor of any backward classes of citizens which is in opinion of the state is not adequately represented in the service under the state. Nothing in this article shall prevent the state from making any provision. मीन्स इस आर्टिकल में कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है ताकि स्टेट को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, ताकि रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन देना चाहता है अगर स्टेट वो दे सकता है, कोई पोस्ट में रिजर्वेशन देना चाहता है, कोई बैकवर्ड क्लास में फेवर करना चाहता है, किसी भी सिटीजन्स को फेवर करना चाहता है स्टेट को, ये सारा क्या है, ये सारा स्टेट का ओपिनियन है। उसमें से कोई भी तीसरा आदमी दखल अंदाजी नहीं करेगा। स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट। दिस इनेबल द स्टेट टू इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट फॉर द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये क्या इनेबल करता है या ये क्या इनेबल करना चाहता है? ये इनेबल करना चाहता है कि आप क्या कर सकते हैं, कोई भी स्टेट क्या कर सकता है, अपना रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट कर सकता है, अपना अपॉइंटमेंट में क्या कर सकता है, रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट कर सकता है, ताकि क्या हो सके, ताकि जो बैकवर्ड क्लासेस है सिटीजन्स का वो अपलिफ्ट हो सके। अब आते हैं रिजर्वेशन इन प्रमोशन में रिजर्वेशन कैसे होगा? इट मीन्स दैट सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन स्टेट सर्विस विल गेट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन एट ऑल
लेवल। इसका कहने का मतलब है कि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है स्टेट सर्विस में, विल गेट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन एट ऑल लेवल। तो क्या करना है, उस सोसाइटी को, उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है सभी लेवल पे। रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मतलब है कि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या है, वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है। कहाँ? स्टेट सर्विस में, किसी भी स्टेट सर्विस में वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है। और इन स्टेट सर्विस विल गेट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन एट ऑल लेवल। तो स्टेट को क्या करना है कि उस सोसाइटी को अपलिफ्ट करना है और सभी लेवल पे क्या करना है, एडिक्वेट लेवल पे उस रिप्रेजेंटेशन को लाना है। ठीक है। अब आते हैं रंगाचारी केस 1962। अब आते हैं रंगाचारी केस 1962 पे। द कोर्ट हेल्ड द आर्टिकल 16 क्लॉज 1 गिव्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन ऑल मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। इसमें कोर्ट ने क्या बोला, आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्या देता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन ऑल मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के सभी मैटर्स पे क्या है, क्या मिलेगा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन ऑल मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सभी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या मिलेगा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हेंस रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज ए वैलिड कॉन्सेप्ट। इसलिए रिजर्वेशन इन प्रमोशन में जो रिजर्वेशन मिलेगा वो एक वैलिड कॉन्सेप्ट है। सी.आर. राजेंद्र केस 1967 में क्या हुआ, द कोर्ट हेल्ड दैट स्टेट हैव द पावर टू इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ द कास्ट विच आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन स्टेट जॉब्स। सी.आर. राजेंद्र केस में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कोर्ट ने बोला स्टेट के पास पावर है कि वो क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके रिजर्वेशन को, ताकि वहाँ पर क्या हो, प्रमोशन हो और उस कास्ट को एडिक्वेटली रिप्रेजेंट करे स्टेट जॉब में, जो कास्ट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है। ये सी.आर. राजेंद्र केस 1967 की बात है। उसमें क्या बात हुई कि कोर्ट ने क्या बोला कि स्टेट के पास पावर है कि वो रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करे और जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं है स्टेट जॉब में उसको रिप्रेजेंट करे। ये सी.आर. राजेंद्र केस की बात होगी। अब आते हैं इंदिरा स्वामी केस 1992। इंदिरा स्वामी केस 1992 में क्या बात हुई थी, इंदिरा स्वामी केस 1992 में बात हुई थी, द कोर्ट हेल्ड दैट रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज नॉट वैलिड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अब यहाँ कोर्ट पलट गया। कोर्ट ने क्या बोला कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज नॉट ए वैलिड कॉन्सेप्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट। मीन्स रिजर्वेशन इन पॉलिसी, रिजर्वेशन इन प्रमोशन एक वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट नहीं है। हैंस इट शुड नॉट बी अलाउड इन गवर्नमेंट सर्विस। इसलिए इसको गवर्नमेंट सर्विस में अलाउ नहीं करना चाहिए। इन रिएक्शन टू दिस जजमेंट, इस जजमेंट के रिएक्शन में क्या हुआ, पार्लियामेंट ने क्या इम्प्लीमेंट किया, 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995। पार्लियामेंट ने क्या इम्प्लीमेंट किया, 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995। 77 अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है, 77 अमेंडमेंट एक्ट कहता है 77 अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि एंड एडेड आर्टिकल 16 क्लॉज 4A, और उसमें क्या कर दिया, आर्टिकल 16 क्लॉज 4A को ऐड कर दिया। मीन्स 1992 में कोर्ट ने क्या बोला कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन एक वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए ये गवर्नमेंट सर्विस में अलाउ नहीं होगा। इस जजमेंट के रिएक्शन में पार्लियामेंट ने क्या इम्प्लीमेंट कर दिया, 77 अमेंडमेंट एक्ट 1995, और क्या ऐड कर दिया, आर्टिकल 16 क्लॉज 4A को ऐड कर दिया। आर्टिकल 16 क्लॉज 4A क्या कहता है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4A कहता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC/ST क्लास ऑफ सिटीजन्स हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड स्टेट सर्विसेज। मीन्स कहने का मतलब है आर्टिकल 16 क्लॉज 4A क्या कहने का मतलब है कि जो भी रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसके लिए, SC/ST के लिए, वो क्या होगा, हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड द स्टेट। ये किसके रिजर्वेशन में आएगा, आर्टिकल 16 क्लॉज 4A ये किसके रिजर्वेशन की बात करता है, SC/ST के रिजर्वेशन की बात करता है, और उसको क्या मिलेगा, रिजर्वेशन इन प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा, ताकि वो जो कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हो पाता स्टेट सर्विसेज में, वो उसके लिए, किसके लिए, आर्टिकल 16 क्लॉज 4A किसके लिए है, SC/ST के लिए है, जो कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, कहाँ, स्टेट सर्विसेज में। आफ्टर दिस अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट के बाद द रिजर्वेशन इन प्रमोशन वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। इस अमेंडमेंट के बाद रिजर्वेशन इन प्रमोशन वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। मीन्स कॉन्सिक्वेंशियल
सीनियरिटी के थ्रू क्या होने लगा, इम्प्लीमेंट होने लगा। इट इज़ अ प्रोसेस दैट मीन्स इफ़ ए पर्सन हैज़ बीन प्रमोटेड बीइंग ए रिजर्व कैटेगरी, अगर एक पर्सन क्या है रिजर्व कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी से प्रमोट किया गया बिफोर ही जनरल कैटेगरी बैचमेट, मीन्स जनरल कैटेगरी बैचमेट से पहले अगर रिजर्व कैटेगरी बैचमेट को क्या कर दिया गया, प्रमोट कर दिया गया, द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट विल ऑलवेज बी ए सीनियर, मीन्स रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट जो है वो हमेशा सीनियर होगा। ठीक है, हेंस कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी वाज क्वेश्चनड एंड द कोर्ट सजेस्ट ए कैचअप रूल इन द अजीत पाल केस 1996। इसलिए कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को क्वेश्चन किया गया और कोर्ट ने क्या सजेस्ट किया, कैचअप रूल को सजेस्ट किया। किस केस में, अजीत पाल केस 1996। अजीत पाल केस 1996 में क्या किया गया, एक कैचअप रूल को अपनाया गया और ये सजेस्ट किया गया। अब कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी क्या है, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी है, मान लिया जाए दो ग्रुप के लोग हैं, एक जनरल ग्रुप के लोग हैं और एक रिजर्व ग्रुप के लोग हैं। अब अगर रिजर्व ग्रुप के लोग को क्या मिल गया, प्रमोशन मिल गया और वो सीनियर हो गया, तो क्या होगा, वो हमेशा सीनियर रहेगा। वो जो जनरल ग्रुप के लोग हैं उनसे सीनियर, अगर वो जनरल ग्रुप के लोग को प्रमोशन बाद में मिला तो जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उसको हमेशा क्या मिलेगा, वो हमेशा सीनियर होगा। इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। अब कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी मीन्स क्या, कहने का मतलब है कि वंस ए सीनियर ऑलवेज ए सीनियर, वेयर इन कैचअप रूल द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हु वर प्रमोटेड लेट विल रीगेन देयर सीनियरिटी। देखिए अब यहाँ पर दो तरह की बात हो रही है। पहली बात हो गई कि आपको क्या मिलेगा, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का मतलब है कि आप चाहे रिजर्व कैटेगरी से हैं या जनरल कैटेगरी से हैं, अगर रिजर्व कैटेगरी को सीनियरिटी मिल गया तो हमेशा सीनियर रहेगा, और रिजर्व कैटेगरी और जनरल कैटेगरी को अगर प्रमोशन नहीं मिला है तो हमेशा जूनियर रहेगा। ये हो गया कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। अब आता है कैचअप सीनियरिटी। कैचअप सीनियरिटी रूल का मतलब है कि अगर एक बार जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट अगर प्रमोटेड हो गया, अगर जनरल कैटेगरी के प्रमोटेड बाद में भी हुआ तो वो अपना सीनियरिटी को रिगेन कर सकता है। यही है कैचअप रूल। कैचअप रूल का मतलब है, और कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का अगर अच्छी तरीके से समझें तो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का मतलब है अगर रिजर्व कैटेगरी के लोग सीनियर हैं तो हमेशा सीनियर रहेंगे, सीधी सी बात। और कैचअप रूल का मतलब है अगर जनरल कैटेगरी के लोग सीनियर नहीं हैं या बाद में उसको प्रमोशन मिला, तो जब भी उसको प्रमोशन मिला तो वो आगे चल करके क्या हो जाएगा, वो सीनियर बन जाएगा, अपने आप सीनियर बन जाएगा। यही दो अंतर है। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का मतलब है कि वंस सीनियर ऑलवेज ए सीनियर, और कैचअप रूल का मतलब है कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट जो भी है उसको अगर लेट प्रमोशन भी मिला है वो अपना सीनियरिटी को क्या करेगा, रिगेन कर लेगा। यही है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी और कैचअप रूल। इन रिस्पॉन्स टू दिस पार्लियामेंट, इस रिस्पॉन्स में पार्लियामेंट ने क्या किया, 85th अमेंडमेंट कर दिया 2001 में, एंड एडेड द टर्म कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी इन आर्टिकल 16(4)(a), और क्या टर्म ऐड कर दिया, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी इन आर्टिकल 16(4)(a). आर्टिकल 16 क्लॉज 4A में क्या कर दिया, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को ऐड कर दिया, ताकि क्या हो, ताकि एक बार वंस ए सीनियर ऑलवेज ए सीनियर, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के हो, एक बार जो सीनियर हो गया वो हमेशा के लिए सीनियर हो गया। ठीक है, यही डिफरेंस है किसमें, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी में और कैचअप रूल में। अब क्या हुआ, अब जब 85th अमेंडमेंट एक्ट हो गया 2001 में, तो क्या वहाँ पर क्या ऐड हो गया, वहाँ पर ऐड हो गया आपका कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। किसके बेस पे, आर्टिकल 16 क्लॉज 4A। आर्टिकल 16 क्लॉज 4A के बेस पे क्या हो गया, वो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी हो गया। ठीक है, आगे आपको कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी समझ में और कैचअप रूल समझ में। ठीक है, आर्टिकल 16 की बात हमने कर लिया। अब जो भी बात करेंगे हम इसके आगे वाले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम रिजर्वेशन, आई थिंक और 1-2 लेक्चर होगा रिजर्वेशन का, उसके बाद फिर ये रिजर्वेशन वाली टॉपिक ख़त्म हो जाएगी। फंडामेंटल राइट्स का तो अभी टॉपिक चलेगा काफ़ी, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स पे थोड़ा अभी क्वेश्चन या फिर अभी क्लास फंडामेंटल राइट्स पे ही चलेगा कुछ दिन तक। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जो भी चीज़ें समझ ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं हमारे
यूट्यूब के सेक्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का। आप वहाँ डायरेक्टली लिंक हो सकते हैं, आप डायरेक्टली वहाँ से बातें कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।